सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। टारगेट आरएस मेंस 2024 दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस अपने कवर अप कर रहे हैं, जिसमें दैनिक जीवन में भौतिकी की क्लास है, आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी जो दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है और आज दैनिक जीवन में भौतिकी, इसमें अपने ऊपर वाले सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज आपको मैं दोस्तों चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद और नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो विखंडन और संलयन है ना, ये क्वेश्चन आपके आरएस 2021 में पूछा जा चुका है, विखंडन और संलयन के बारे में। अब हर चीज़ को अपने अच्छे से जानेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे दोस्तों चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, इसको एमआरआई भी अपने बोलते हैं। जैसे इतनी दिमाग वगैरह की जैसे अपने जब भी करते हैं तो एमआरआई मतलब जो भी अपने शरीर के सॉफ्ट हिस्से होते हैं ना, अब एक्सरे वगैरह इन किरणों से तो क्या है कि उनको नुकसान पहुंच जाएगा, तो इसलिए क्या की जाती है एमआरआई। अब इस चीज़ को समझो थोड़ा सा, अभी इसमें मैग्नेटिज्म यूज होता है। देखो इस प्रकार की मशीन होती है ना, उसमें इंसान को डाल दिया जाता है, पहले ये चीज़ देख लो आप। अब यहाँ पे क्या है कि पूरा चुंबकीय क्षेत्र होता है अंदर। ठीक है, अब जिस बंदे के यहाँ पे रोड वगैरह पैर में डली होती है या उसको एमआरआई कभी नहीं की जाती, ये ध्यान रखना। इसमें पूरा ये नहीं याद रखना आपको स्ट्रक्चर वगैरह, इसमें देखो देख सकते हो आदमी को डाल दिया जाता है और पता लगाया जाता है कि क्या उसके प्रॉब्लम है क्या नहीं है। देखो चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो आपको क्या पता होना चाहिए। जो चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग है, अनुनाद का मतलब रेजोनेंस होता है दोस्तों, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपने एमआरआई बोल देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब दोस्तों यहाँ पे एमआरआई एक गैर अक्रामक इमेजिंग तकनीक है जो 3 आयामी विस्तृत शारीरिक छवियां बनाती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये आपके दिमाग की एमआरआई करेगी तो उसका 3D आपके पूरे माइंड के ना 3D इमेज बना देगी, ताकि डॉक्टर को भी दोस्तों यहाँ पे आसानी होगी कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे अपने एक्सरे वगैरह करते हैं तो वहाँ पे अपने को सीधी 3D इमेज नहीं मिलती, ध्यान रखना। जबकि एमआरआई क्या करता है 3D इमेज बनाता है। तो मेन पॉइंट इसमें यही है कि ये 3D इमेज बनाती है। इसका उपयोग अक्सर रोग का पता लगाने के लिए, निदान और उपचार निगरानी के लिए भी किया जाता है। ये परिष्कृत तकनीक पर आधारित है जो जीवित ऊतकों को बनाने वाली पानी में पाए जाने वाले प्रोटॉन के घूर्णन की दिशा में परिवर्तन को उत्तेजित और पहचानती है। तो ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखोगे एग्जाम में, अगर आपको याद रह जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये वाली पंक्तियाँ कि यह परिष्कृत तकनीक पर आधारित है जो जीवित ऊतकों को बनाने वाली पानी में पाए जाने वाले प्रोटॉन के घूर्णन अक्ष की दिशा में परिवर्तन को क्या करती है, उत्तेजित करती है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक शक्तिशाली चुंबकों का उपयोग किया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। जो मैंने आपको मशीन के लिए बात बताई वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो शरीर में प्रोटॉन को उस क्षेत्र के साथ संरेखित करने के लिए मजबूर करता है। मतलब इसमें प्रोटॉन का योगदान है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, प्रोटॉन को उस क्षेत्र में ले जाने के लिए क्या करता है, संरेखित करता है। जब रोगी माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट प्रवाहित किया जाता है तो प्रोटॉन क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के खिंचाव के खिलाफ तनाव में संतुलन से बाहर निकल आते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र बंद हो जाता है तो एमआरआई सेंसर प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र के साथ फिर से संरेखित होने के पर जारी ऊर्जा का पता लगाने में सक्षम होते हैं। प्रोटॉन को चुंबकीय क्षेत्र के साथ फिर से संरेखित करने में लगने वाला समय, साथ ही जारी ऊर्जा की मात्रा पर्यावरण और अणुओं की रासायनिक प्रकृति के आधार पर बदलती है। अब जो चिकित्सक इन चुंबकीय गुणों के आधार पर क्या विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बीच अंतर बताने में सक्षम हो जाते हैं। कि यहाँ पे माइंड में देखो, माइंड के बारे में अपने को वैसे तो पता ही होता है कि यहाँ पे क्या क्या है। अब यहाँ पे कोई और ट्यूमर बन गया है, अलग ग्रंथि बन गई है, जैसे कईयों को ब्रेन कैंसर भी होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता लगाने में आसानी होती है। सेंसर प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र के साथ फिर से संरेखित होने पर निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाने में सुरक्षित होते हैं। मतलब मेन काम जो प्रोटॉन को उत्तेजित करता है, ठीक है, और प्रोटॉन को चुंबकीय क्षेत्र के साथ फिर से संरेखित होने में लगने वाला समय, साथ ही साथ उसे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा पर्यावरण और अणुओं की रासायनिक प्रकृति के आधार पर यहाँ पे चेंज होती रहती है। चिकित्सक इन चुंबकीय गुणों के आधार पर, ये सेम वही बात है, ये ऊपर वाली बात और ये रिपीट हो गई यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। बाकी मेन यही है कि रोगों का पता लगाने के लिए
और इसको चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग बोलते हैं। और इसके जो एमआरआई है, जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनके 3D स्ट्रक्चर ये तैयार कर देता है, और वहाँ पे जो अलग उत्तक होंगे, और मैंने ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रोटॉन को क्या करता है, ये उत्तेजित कर देता है इसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। अब दोस्तों जो एमआरआई है, छवि प्राप्त करने के लिए रोगी को एक बड़े चुंबक के अंदर रखा जाता है, जो मैंने आपको दिखाया था। छवि को धुंधला न करने के लिए इमेजिंग प्रक्रिया के दौरान बहुत यहाँ पे कांस्टेंट रहना पड़ता है। जैसे मानव को अंदर डालते हैं मशीन में, तो उसको हिलना डुलना अंदर नहीं है। एमआरआई से पहले या उसके दौरान रोगी को नसों के माध्यम से कंट्रास्ट एजेंट, एक गैडोलीनियम तत्व होता है, दिए जाते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रोटॉन के पुनः संरेखित होने की गति को बढ़ाते हैं। मतलब कुल मिला के आपको बात क्या याद रखनी है इसमें, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो प्रोटॉन के साथ क्या होगा, संरेखित होगा। मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और प्रोटॉन का बन रहा है। आपके दिमाग में यही दो चीजें होगी ना, तो भी आप आंसर कैसे ना कैसे करके इसका लिख के आ सकते हो। जितनी तेजी से प्रोटॉन पुनः संरेखित होते हैं, छवि उतनी यहाँ पे बढ़िया बनती है, बार बार यहाँ पे पुनः संरेखित होंगे तो। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बस इतनी चीजें हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये मस्तिष्क में जैसे एमआरआई, जैसे सफ़ेद पदार्थ और ग्रे पदार्थ के बीच अंतर का पता लगाया जा सकता है, ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा इसका एन्यूरिज्म और ट्यूमर के निदान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सरे या विकिरण का प्रयोग नहीं करता, इसलिए ये इमेजिंग का पसंदीदा बढ़िया तरीका है। और खासकर मेनली है ना मस्तिष्क के लिए यूज की जाती है, क्योंकि जब भी अपने एमआरआई का नाम लेते हैं तो अपने वही आता है दिमाग में, दिमाग ही आता है। ठीक है, दिमाग के बारे में सोचते हैं अपने। हालांकि एमआरआई एक्सरे इमेजिंग या सीटी स्कैन से ज़्यादा महंगा है, लेकिन ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, मेन ये है। ठीक है, और एक विशेष तरह की एमआरआई कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहलाती है। वही बात है सेम। इसका उपयोग मस्तिष्क संरचनाओं का निरीक्षण करने, निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तथा विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों के दौरान मस्तिष्क के कौन से क्षेत्र सक्रिय होते हैं, अधिक ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। इनका उपयोग मस्तिष्क संगठन को समझ के आगे बढ़ने के लिए किया जाता है, और न्यूरोलॉजिकल स्थिति, न्यूरोसर्जिकल जोखिम का आकलन करने के लिए। मतलब कुल मिला के बात यही लिख रहा है कि जो आपके दिमाग से संबंधित सभी समस्याएं हैं, वो इससे दूर की जाती है। किससे? ये ध्यान रखना, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग से, बस और कुछ नहीं है। मेन एक चीज और फोकस रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन के साथ संरेखित होता है, जिससे इमेज क्रिएट होती है। बस दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, बार बार बोल रहा हूँ, बाकी सारी चीजें ऐसे है कि कुछ लिखे रखो। अब देखो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद अगला आता है, जिसे एनएमआर बोलते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब अपने नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रखे अणुओं के नाभिक के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बातचीत को रिकॉर्ड करके अणुओं का अध्ययन करता है। मेन अणुओं का अध्ययन करने में काम आता है ना, वो एनएमआर आता है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मेन इसका जो फार्मास्यूटिकल, मतलब जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती है ना, वहाँ इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको भी अपने जानेंगे। यह क्या है, एक शोध तकनीक है जो कुछ परमाणु नाभिक के चुंबकीय गुणों का शोषण करती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परमाणु और अणुओं के भौतिक और रासायनिक गुण बताती है। तो मेन पॉइंट ये है कि परमाणु और अणुओं के कौन से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएगी, ताकि अपने को पता लग सके कि कौन से रोग में कौन सी चीज़ें काम आ रही है, कौन सी अपने को दवाई बनानी है। ये परमाणु चुंबकीय अनुनाद की घटना पर निर्भर करता है, और अणुओं की संरचना, गतिशीलता, प्रतिक्रिया स्थिति और रासायनिक वातावरण के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। मतलब मेन पॉइंट इसमें ये वाला ही है। फिर बात करें दोस्तों, तो ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर रहती है। इसमें मैग्नेटिक कंट्रोल होता है, चुंबक यूज होती है, डिटेक्टर होता है, आरएफ ट्रांसमीटर होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर होता है, फिर बाद में इसका प्रिंट निकल जाता है। अब दोस्तों इसका बेस क्या है, आधार क्या है? ठीक है, देखो पहली बार अगर बात करें तो अब आपसे ये नहीं पूछेगा। वैसे 1945 के अंत में प्रयोगात्मक रूप से पता लगाया गया था। लगभग समवर्ती कार्य समूहों में फेलिक्स बालोच स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एडवर्ड पुरसेल हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ पहला एनएमआर स्पेक्ट्रम
1946 में बनाया गया, फिजिकल रिव्यू में उसी अंक में यहाँ पे प्रकाशित हुआ। तो 1946 में पहला एनएमआर यहाँ पे बना था, ये चीज़ें बताई गई है, ये इसका हिस्ट्री है, इतिहास है। और इसमें के बाद क्या है कि बालोच और परसेल को परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री के शोध के लिए ना 1952 में इन दोनों का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो मतलब जो एनएमआर सबसे पहले किसने बनाया, एक तो नाम आता है बलोच का, दूसरा दोस्तों नाम आता है यहाँ पे परसेल का। ठीक है, अब अपने को तो ना इनकी हिस्ट्री नहीं याद रखनी, आगे जो काम है जो पहले बताया मैंने वो चीज़ें याद रखनी। और 1952 में इन्हें नोबेल भी मिला। अब परमाणु जो चुंबकीय अनुनाद है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्बनिक रसायनज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक उपकरण है। जैविक प्रयोगशाला में अनुसंधान में काफ़ी सुधार हुआ है इससे। मतलब कोई भी नई रिसर्च करनी हो, दवाइयों पे रिसर्च करनी हो, परमाणु और अणु, आपको दो ही बात ध्यान रखें, परमाणु और अणुओं की रासायनिक और भौतिक जानकारी देता है। न केवल ये अणु की संरचना के बारे में प्रदान करता है, नमूने की सामग्री शुद्धता की भी निर्धारित करता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन को अपने वर्ण ऐसे कार्बनिक रसायनज्ञों द्वारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली एनएमआर विधियों में से एक है। कौन सी? प्रोटॉन 1H। अणु में मौजूद प्रोटॉन आसपास के रासायनिक वातावरण के आधार पर अलग अलग व्यवहार करेंगे, उनकी संरचना को स्पष्ट करना यहाँ पे क्या है कि संभव हो जाएगा। देखो वहाँ पे भी प्रोटॉन का यूज हो रहा है, यहाँ भी प्रोटॉन का यूज है। प्रोटॉन की सहायता से ही अपने वहाँ पे दिमाग की 3D इमेज बना रहे हैं, यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज़ पे शोध कर सकते हैं। अब सिद्धांत क्या है इसका, कई नाभिकों में क्या होता है, स्पिन होता है, और सभी नाभिक विद्युत रूप से क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। आधार ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर तक एक ऊर्जा हस्तांतरण प्राप्त किया जा सकता है, जबकि एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की आपूर्ति की जाती है। सभी नाभिक विद्युत रूप से आवेशित होते हैं, और इनमें कई सेम चीज़ें लिख दी। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लागू होने पर, देखो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लागू होने पर आधार ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तरों का हस्तांतरण संभव है। उच्च ऊर्जा हस्तांतरण एक तरंग दैर्ध्य पर होता है जो रेडियो आवृत्ति के साथ क्या होता है, मेल खाता है। इसके अलावा ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर उत्सर्जित होती है। ठीक है, इसलिए सिग्नल को मापकर जो हस्तांतरण से मेल खाता है, संबंधित नाभिक के लिए एक एनएमआर स्पेक्ट्रम का प्रसंस्करण उपज है। मतलब एक एनएमआर स्पेक्ट्रम तैयार कर लिया जाता है जो उससे मेल खाएगा, उससे रिलेट होगा। बाकी इसके सिद्धांत इतना कोई नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी सही नहीं है। देखो कई नाभिकों में स्पिन होता है, नाभिक विद्युत रूप से चार्ज होते हैं। मेन ये क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन के बारे में ही आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में ही बताना चाह रहा है। और बाद में कैसे वो स्पेक्ट्रम तैयार करेगा, जैसे यहाँ पे अपने को ग्राफ मिल रहा है ना, देखो तो वही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई है और आगे इसके पार्ट है। अब ये वर्किंग है चुंबकीय, जो भी आपके पास नमूना है, जैसे किसी चीज़ पे आपको शोध करनी है उसको आप सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे। रेडियो तरंगों की मदद से नाभिक के नमूनों को परमाणु चुंबकीय अनुनाद में उसको क्या करेंगे, अपने उत्तेजित करेंगे। एनएमआर संकेतों का पता संवेदनशील रेडियो रिसीवर के साथ लगाएंगे। ठीक है, जो रिसीवर आरएफ यूज करेंगे। अब एक अणु में एक परमाणु की अनुनाद आवृत्ति को आसपास इंट्रामोल्यूलर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बदल दिया जाता है। एक अणु के व्यक्तिगत कार्यात्मक समूह और उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना का विवरण पूरा देता है। परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी मोनोमोलिक्यूलर कार्बनिक यौगिकों की पहचान करने का एक निर्णायक तरीका है, और यह विधि प्रतिक्रिया स्थिति, संरचना, रासायनिक वातावरण, एक अणु की गतिशीलता का विवरण करती है। मतलब जो भी आपने यहाँ पे नमूना रखा है ना दोस्तों, उसकी पूरी सारी चीज़ें बता देगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें और बन सकती है, ये क्या काम कर रहा है। मतलब जो शोध करना है, दवाइयाँ बनानी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनमें ही काम आएगा। एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है। अब ये इतनी सारी लाइनें लिखी हैं, उसमें भी ये एक ही चीज़ है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखेगा, अनुनाद उत्पन्न होगा। ठीक है, संवेदनशीलता के साथ जैसे संकेतों का पता लगाएगा, फिर उससे संबंधित जो जानकारी है वो देगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी तकनीक क्या है, एक तो अनुनाद आवृत्ति है, एक स्पेक्ट्रा का अधिकरण है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं दोस्तों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यह अवशोषण की ऊर्जा और संकेत की तीव्रता को संदर्भित करता है। जो भी अवशोषण की ऊर्जा और तीव्रता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत के लिए क्या है, अनुपातिक है, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे ऊर्जा और संकेत की तीव्रता अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र
अधिक होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा वहाँ ऊर्जा और संकेत की तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, नाभिक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आइसोटोप की आवर्ती विशेषता पर विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करते हैं। स्पेक्ट्रा का अधिकरण रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स के साथ नमूने की उत्तेजना पर है। अब यहाँ पे एक परमाणु चुंबकीय अनुनाद प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यह एक बहुत ही कमज़ोर सिग्नल है जो इससे लेने के लिए संवेदनशील रेडियो रिसीवर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र से अपने ले रहे थे और सिग्नल तेज थे, अब यहाँ पे कमज़ोर सिग्नल आ जाएंगे। बाकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बता दूं मैं। ठीक है, ये तकनीक वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। अब उपयोग आ जाता है इसका दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग। ठीक है, बाकी पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी वो ध्यान रखना, शोध वगैरह करने के काम आता है, इतना ही ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हो आप अच्छे से, NMR। अब दोस्तों जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैव रासायनिक विदों द्वारा कार्बनिक अणुओं के गुणों की जांच करने के लिए, या ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने पहले बताया, सेम वही चीज़ है कि उसकी भौतिक और रासायनिक प्रकृति जानने के लिए। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार के नमूने पे लागू होता है जिसमें नाभिक रखने वाले स्पिन होते हैं। तो जहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं उन पे लागू होता है। उदाहरण के लिए NMR मात्रात्मक रूप से ज्ञात यौगिकों वाले मिश्रण का विश्लेषण कर सकता है। जो भी ज्ञात अपने यौगिक है, जितने भी हमने सारी टेबल में पढ़े थे, धातु है धातु, NMR का उपयोग या तो वर्णक्रमीय पुस्तकालयों के खिलाफ मिलान करने के लिए या अज्ञात यौगिकों के लिए सीधे मूल संरचना का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। एक बार अगर आपको मूल संरचना ज्ञात हो जाने के बाद NMR का उपयोग समाधानों में आणविक रचना को निर्धारित करने के साथ साथ आणविक स्तर पर उसके भौतिक गुण, जैसे उसका विनिमय, चरण परिवर्तन, घुलनशीलता, सारी उसकी प्रॉपर्टी बता देगा कि ये क्या काम करेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों आपका परमाणु संलयन और, ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अपने इसमें पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, पहली दो चीजें आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए थी। अब दोस्तों जो आपका नाभिकीय संलयन है, सबसे पहले ये देखो परमाणु संलयन क्या है। सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया यही होती है और ये हमारे सूर्य और अन्य तारों को भी शक्ति प्रदान करता है। सूर्य पे भी हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन और हीलियम के अणु हैं वो अलग अलग यहाँ पे कैसे बनते हैं, वो वहाँ पे कौन सी संलयन होती है या विखंडन होती है, इसके एग्जाम्पल आपको आगे बताए गए हैं इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे जो इसके जो डिफरेंस है ये भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट में ये डिफरेंस तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर करके जाना। जो संलयन होता है उसमें जो सूर्य सहित तारों में जो क्या होता है, संलयन चलता रहता है। वहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु आपस में जुड़ते हैं और एनर्जी उत्पन्न करते हैं। तो अब इसी चीज़ को अपने अच्छे से समझेंगे कि क्या है संलयन। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको संलयन के बारे में ये ध्यान रखना है कि संलयन में दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, संलयन का मतलब क्या हो गया, जुड़ना, कॉमन सा याद रखो, तो जुड़ना हो गया। अब यहाँ पे देखो जैसे ट्राइटियम है, ठीक है, ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है। और ड्यूटेरियम है, ये भी ट्राइटियम और ड्यूटेरियम दोनों के दोनों यहाँ पे मिल के क्या, यहाँ पे एक न्यूक्लियर अब ये दोनों मिले तो यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न हुई, ये देखो देख सकते हो। और इधर आगे फिर दोस्तों यहाँ पे जो हीलियम और न्यूट्रॉन, ठीक है, बन गए इसके आगे। अब इसको अपने आगे और देखेंगे कि कैसे संलयन में क्या होता है। देखो सबसे पहले ड्यूटेरियम ट्रिटियम DT संलयन प्रतिक्रिया दे रखी है यहाँ पे। ड्यूटेरियम संलयन में एक न्यूट्रॉन और एक हीलियम नाभिक उत्पन्न होता है। इसको अपने दोस्तों पहले भी कर चुके हैं, जब अपने दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे ना, वहाँ भी मैंने आपको बताया था। और दोस्तों जो शोधकर्ता DT क्रियाओं में रुचि रखते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो ये जब भी भिड़ेंगे आपस में, संलयन का मतलब जुड़ेंगे, तो बहुत कम तापमान पर ये होता है। अब दोस्तों किस में क्या है, सिर्फ ये ध्यान रखना अन्य तत्वों की तुलना में DT ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जब इस पे शोध ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ को याद रखने वाली नहीं है, मेन यही है
एक तो ये याद रखना ना कि एग्जाम्पल आप दे के आ सकते हो डायग्राम में ट्राइटियम और ड्यूटेरियम का, कि दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक का जुड़ेंगे तो एनर्जी उत्पन्न होगी हीलियम न्यूट्रॉन। अब दोस्तों ताप नाभिकीय संलयन, संलयन प्लाज्मा अवस्था में होता है। देखो सबसे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी, और पदार्थ की अवस्थाओं में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ठोस, द्रव और गैस, और चौथी अवस्था कौन सी आती है, प्लाज्मा आती है, जो एक गर्म और आवेशित गैस है जो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों को स्वतंत्र रूप से गतिशील इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, और जिसके गुण ठोस, द्रव या गैस इन तीनों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। संलयन के लिए प्रोटॉन या भारी अभिकारक नाभिकों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण पर काबू पाने के लिए पर्याप्त निकट लाना होगा, ताकि नाभिकीय प्रबल बल उन्हें संलयित होने में क्या कर सके, मदद कर सके। यह तब तक संभव होता है जब नाभिक को बहुत उच्च तापीय परमाणु तापमान पर गर्म किया जाता है, ताकि तापीय कणों की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण पर काबू पाने के लिए पर्याप्त हो, इसलिए इसे तापीय परमाणु संलयन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नाभिक के लगभग 10 ठीक है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात 100 मिलियन डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है इनको। ये अगर आपको अभिक्रिया करवानी है तो 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर रखना पड़ेगा परमाणु संलयन, अगर आपको ट्राइटियम और ड्यूटेरियम में करवानी है तो। ऊर्जा का उत्सर्जन की बात करें दोस्तों, तो संलयन प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्सर्जित ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सूर्य पे आप देख सकते हो, न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने वाले बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन संबंध के माध्यम से परमाणु और अणुओं को एक साथ बांधे रखने वाली ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अनुप्रयोग की बात करें तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है ना, वो इसी का ही आधार है। संलयन का उपयोग छोटे विखंडन बमों का उपयोग, ठीक है, जो हाइड्रोजन बम है इसी का एग्जाम्पल है। स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए रिएक्टरों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारे सूर्य और तारों में जो ऊर्जा होती है ना, वो इसी के कारण होती है, नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के यौगिक है वो अभी हमने देखा था हीलियम बना रहे थे, तो सेम वही यही होता है। चुनौतियाँ क्या क्या आती है, उच्च तापमान की आवश्यकता, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे नाभिकीय संलयन की जो चुनौतियां हैं ये पूछ सकता है, या कह सकता है कि हानि क्या है या उसके ड्रॉबैक्स। उस तापमान की आवश्यकता, पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन को संभव बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए सैकड़ों मिलियन डिग्री क्या चाहिए, अपने को टेम्परेचर चाहिए। प्लाज्मा की स्थिरता, जो भी प्लाज्मा अवस्था है पदार्थ की एक अवस्था में होता है जिसे रिएक्टर में सीमित करना बहुत कठिन होता है, उसे अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीज़ें। ठीक है, आवेशित प्लाज्मा की अंतर्निहित अस्थिरता के कारण शोधकर्ता अभी भी टोकामक और स्टोलर्स का उपयोग करके जलते हुए प्लाज्मा के व्यवहार और उनके चुंबकीय परिशोध के बारे में सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं लिखने की आनी, मतलब यही मतलब चुनौतियों में एक उस तापमान की आवश्यकता, प्लाज्मा की स्थिरता, इसको स्थिर करना बहुत कठिन है। इंजीनियरिंग चुनौती, ऐसे पदार्थों का विकास जो दशकों तक संलयन की परिस्थितियों को झेल सकें, जैसे कि न्यूट्रॉन की क्षति तथा ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध न हो जहाँ पदार्थों का पूर्ण परीक्षण किया जा सके। मतलब ये खतरनाक भी हो सकता है मानव जीवन के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे अपने परमाणु विखंडन की। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। वहाँ जुड़ रहा था, विखंडन में टूटेगा। परमाणु विखंडन में जैसे ये देख सकते हो, यूरेनियम U-235 लेते हैं मैंने इसमें अपने। अब यहाँ पे एक जो भारी परमाणु है कि नाभिक दो या दो से अधिक हल्के परमाणु में क्या होंगे, विभाजित होते रहेंगे, और आगे ऐसी प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। तो एक प्रकार से इसको अपने श्रृंखला अभिक्रिया भी बोल देते हैं। अब दो या दो से अधिक न्यूट्रॉन के साथ बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या है, ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यूरेनियम 235 है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन ने इस पे बम्बार्डिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लाइट एलिमेंट और लाइटर एलिमेंट अलग अलग बन गए, और एनर्जी नया एलिमेंट बन गया। जैसे यहाँ पे थोरियम वगैरह बन जाता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था। फिर आगे फिर ये न्यूट्रॉन है, सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे चलती जाएगी। परमाणु विखंडन, विखंडन में क्या है कि बस इतना याद रखना है कि एक भारी परमाणु दो या दो से अधिक हल्के परमाणु में क्या होता है, विभाजित होता है। अब देखो, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम परमाणु से टकराता है और इसे विभाजित कर देता है, जिससे उष्मा और विकिरण के रूप में क्या होता है, भारी मात्रा में ऊर्जा। अब अपने को ऊर्जा ही चाहिए, कोई भी काम करना है। यूरेनियम 235 के प्रत्येक परमाणु में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कुल मिलाकर
यूरेनियम 235 के भीतर कण व्यवस्था कुछ हद तक क्या होती है, अस्थिर होती है। ठीक है, तो जब भी ये अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो ये बहुत तेजी से दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो ये न्यूट्रॉन को जैसे भी एक्सेप्ट करेगा तो दो भागों में विभाजित होएगा। जैसे रिएक्टर वगैरह होते हैं बिजली बनाने के, इसमें यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें नियंत्रित विखंडन होता है। एक नियंत्रित होता है, ध्यान रखना दोस्तों, विखंडन एक अनियंत्रित होता है जिसे अपने कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे परमाणु बम, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पे जो परमाणु बम गिरा था, तो वो नाभिकीय विखंडन का ही उदाहरण है और उस अनियंत्रित विखंडन का उदाहरण है। इसके साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों इसमें ऊर्जा का उपयोग विखंडन में, ठीक है, मॉडरेटर का उपयोग भी किया जाता है जिससे श्रृंखला को नियंत्रित किया जा सके, जैसे अपने भारी जल भी यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें श्रृंखला अभिक्रिया की बात करें तो विखंडन श्रृंखला अभिक्रियाएं न्यूट्रॉन एवं विखंडनीय समस्थानिकों जैसे U235 के बीच परस्पर क्रिया के कारण होती है। जब यूरेनियम का परमाणु विभाजित होता है तो अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो ये न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम परमाणु से टकराते हैं, तो ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती जाती है ना, तो इसे श्रृंखला बनती जाती है एक प्रकार से। वही बात बताई गई है जो पिछले में जानी, और कुछ नहीं है इसमें। क्रिटिकल मॉस, चूंकि विखंडन के दौरान कुछ न्यूट्रॉन नष्ट भी हो जाते हैं, इसलिए उत्पादित सभी न्यूट्रॉन आगे की प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए उपलब्ध नहीं होते। तो यदि प्राप्त न्यूट्रॉन बनाए रखे जाते हैं तो विखंडन प्रतिक्रिया आत्मनिर्भर हो जाती है। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मॉस कहा जाता है। कि मतलब ऐसे इतने न्यूट्रॉन बनते रहे जिससे कि प्रक्रिया चलती रहे। कुछ नष्ट भी होंगे, जरूरी नहीं कि हर कोई जाके उससे उसमें भिड़ेगा और बाद में वो वापस विखंडित होगा, ये पूरा 100% नहीं है। नियंत्रित करना तो कैडमियम की छड़ों और भारी जल से दोस्तों इसको क्या है, नियंत्रित किया जाता है। मेन इनका उपयोग किया जाता है, जैसे अपने रावत बाटावाड़ा हो गया, तो वैसे जहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, वहाँ इनको यूज किया जाता है। कैडमियम की छड़ और भारी जल और ग्रेफाइट को भी यूज कर लिया जाता है मंदकों के रूप में। अब दोस्तों परमाणु विखंडन के लाभ कहाँ पे है, क्या है, संलयन ऊर्जा से सस्ता है ये। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उसकी तुलना में बताओ कि विखंडन कैसे बढ़िया है, तो परमाणु विखंडन एक लागत प्रभावी और सुलभ ऊर्जा है। विश्व की बिजली खपत में 10% इसका क्या है, योगदान है। इसके अलावा दोस्तों विद्युत उत्पादन के विपरीत परमाणु विखंडन से ग्लोबल वार्मिंग और वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताएं नहीं होती। जैसे कोयला वगैरह से बिजली बनाते हैं तो पर्यावरण वहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा है। ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत, परमाणु विखंडन संयंत्र 30 से 50 वर्षों तक काम करते हैं तथा वैश्विक स्तर पर एक शताब्दी के लिए यूरेनियम का भंडार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं परमाणु विखंडन संलयन से क्या है, बढ़िया है। किस मामले में, जैसे ऊर्जा वगैरह उत्पादन करनी हो इस चीज़ों में। बाकी एग्जाम्पल जरूर याद रखना। अब इसके कुछ नुकसान भी है कि हानिकारक जो अवशिष्ट उत्पाद निकलते हैं। एक इसका दोस्तों जो पूरी कंट्रोल अच्छे से रखना पड़ता है, पूरा इसकी जो स्ट्रक्चर है अच्छे से बनानी पड़ती है, कहीं भी कुछ लीकेज वगैरह होगी तो खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो रिसाव जैसे फुकुशिमा आपदाएं जो हुई थी ये सारी। इसके अलावा जो जापान में कई बार रिएक्टर भी लीक हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि अंतर क्या है, परमाणु विखंडन और संलयन के बीच अंतर ही पूछ ले, तो न्यूट्रॉन का उपयोग एक बड़े परमाणु नाभिक को दो छोटे परमाणु में विभाजित करता है तो विखंडन। दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु, यहाँ भारी से दो हल्के बन रहे हैं, दो या दो से अधिक, यहाँ पे दो हल्के परमाणु से भारी नाभिक बन रहा है तो वो संलयन। संलयन जुड़ना, विखंडन टूटना, सीधी सी बात है। आ सकते हो यूरेनियम भंडारों में हो सकता है, सूर्य सहित तारों में हो सकता है। यूरेनियम के भंडार है वहाँ पे आपको प्राकृतिक घटना मिल जाएगी। स्थितियाँ की बात करें तो विखंडनीय पदार्थ और उच्च गति वाले न्यूट्रॉन के महत्वपूर्ण द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। यहाँ पे उच्च तापमान वाले वातावरण में प्लाज्मा अवस्था की मेन फोकस इस पे आपको रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संलयन में मेन फोकस किस पे रखोगे, प्लाज्मा अवस्था में उसको रखना पड़ता है। श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है ये, इसमें कोई श्रृंखला नहीं चलती है। रेडियोधर्मी पदार्थों में दोस्तों कोबाल्ट 60, सीजियम 137, इरिडियम 92 शामिल है। यहाँ पे कोई उत्पाद नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कोई उत्पाद विखंडन में उत्पाद बनता है जबकि संलयन में नहीं बनता। परमाणु ईंधन की बात करें तो मेन यूरेनियम, इसमें मूल ड्यूटेरियम और लिथियम, कोई भी प्रकाश नाभिक हो सकता है। ऊर्जा की आवश्यकता, विखंडन प्रक्रिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन को पर्याप्त रूप से पास लाने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे संलयन में अपने को ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए।
संलयन की तुलना में कम चालू परिचालन लागत, और ये वही है, अपने कर ही लिया पहले ही ये डिफरेंस। तो ये परमाणु विखंडन और संलयन में क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से अंतर हो गया। तो होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको दोस्तों थोड़ा बहुत भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।